लास्ट वीडियो में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम बात करते हैं एक्सचेंज की, यानी कि ब्लड से गैसेस एक्सचेंज हो चुकी हैं, अब ब्लड जो है वो अपने पास तो रखेगा नहीं किसी भी गैस को, वो उसको कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट करता रहेगा और ब्लड की सहायता से ही गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है। सो लेट्स डिस्कस हाउ द गैसेस गेट ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड। सो हियर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस अकर्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन किसकी सहायता से होता है? ब्लड की सहायता से होता है। ब्लड इज अ रिवर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की नदी है जो लगातार बहती है और डिफरेंट गैसेस के साथ अदर सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। बट फिलहाल जो बात की जा रही है वो गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन की हो रही है, तो यहाँ पे हम ब्लड के रेफरेंस में गैसेस की ही बात करेंगे। अब जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि दोनों टाइप की गैसेस को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि ब्लड में सेल्स भी हैं और फ्लूइड पोर्शन भी, यानी कि प्लाज्मा भी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स भी हैं। तो यहाँ पे जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन होता है इन गैसेस का वो प्लाज्मा और आरबीसी की सहायता से होता है। अब जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लंग्स से टिश्यूज में होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एल्वियोलाई से टिश्यू में होता है, क्योंकि एल्वियोलाइज आर द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एल्वियोलाइज ही साइट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाइज में आता है एटमॉस्फेयर से, और एल्वियोलाइज से वो ब्लड में जाता है और ब्लड की सहायता से वो टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो किस प्रकार से होता है? 3% जो ऑक्सीजन है विच गेट ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व्ड फॉर्म में, यानी कि प्लाज्मा में डिजॉल्व होके वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बट 97 यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी की सहायता से होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड दिस पिगमेंट इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड दिस पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में कैपेबल है। वहीं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये जो पाथवे है वो ऑपोजिट होता है। ये होता है टिश्यूज से लंग्स में, यानी कि जो टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन जब यूज हो जाती है तो वो बदले में क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड की सहायता से एल्वियोलाई तक आती है और एल्वियोलाई से ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लंग्स टू टिश्यू जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू टू लंग्स जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के थ्रू डायरेक्टली एक्सेल कर ली जाती है, एल्वियोलाइज में चली जाती है प्लाज्मा के थ्रू और रिलीज हो जाती है। लगभग 23% थ्रू आरबीसी, यानी कि 23% आरबीसी, वही सिंपल यहाँ बात आएगी, हीमोग्लोबिन की सहायता से ट्रांसपोर्ट की जाती है। एंड द 70% एज बाइकार्बोनेट, 70% जो है वो बाइकार्बोनेट की सहायता से ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट तरीके हो गए किस तरीके से ये गैसेस ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसी को अगर हम हल्का सा समझें कि जब हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होता है तो ये गैसेस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं उसका ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं एल्वियोलाइज ऑफ द लंग्स की। मान लीजिए ये हमने लंग की एल्वियोलाई यहाँ ड्रॉ की हैं।
ये लंग की एल्वियोलाई है, तो यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, ये लंग वाला पार्ट है। अब यहाँ पे लंग्स और हार्ट का कनेक्शन है, क्योंकि जब हार्ट के पास ब्लड आता है वो आता है लंग्स से, क्योंकि लंग्स उसमें ऑक्सीजन देते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एल्वियोलाइज हैं, इनके साथ जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स जो एसोसिएट कर रही हैं, वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं और हार्ट फिर बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता है। पहले तो इस सर्कुलेशन का हम पाथवे स्टडी कर लेते हैं कि ये सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। लंग्स से हार्ट में सर्कुलेशन होता है, लंग से हार्ट में सर्कुलेशन होता है। अब समझने वाली बात ये है कि ये लंग वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीजन ऐड करता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लाने वाली जो ब्लड वेसल है, दिस ब्लड वेसल इज पल्मोनरी वेन। ये जो ब्लड वेसल है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ऑल वेन कैरी deoxygenated blood, but exceptionally this one carries oxygenated blood। डायरेक्टली लंग से हार्ट से कनेक्टेड है और हार्ट को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट इस ब्लड को अपने आप में सर्कुलेट करता है, इसके चैम्बर्स में सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे एट्रिया वेंट्रिकल्स होते हैं, एट्रिया में आता है फिर वेंट्रिकल में जाता है। अब यहाँ पे हार्ट क्या करता है, इसको एओर्टा की सहायता से पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है पल्मोनरी वेन, ये वाला जो पार्ट है दैट इज एओर्टा। एओर्टा इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, बॉडी सेल्स या टिश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाली होती है वेना कैवा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके हार्ट को सप्लाई करती है। हार्ट फिर से इसको लंग्स को दे देता है, क्योंकि अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। तो ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो अब ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे हार्ट फिर से ऑक्सीजनेशन के लिए क्या करता है, लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है। तो हार्ट से लंग्स के पास ले जाने वाली जो आर्टरी होगी उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे शब्द पल्मोनरी, यहाँ पे भी शब्द पल्मोनरी यानी कि लंग्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास, और पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट के पास ला रही है। तो ये सर्कुलेशन है बॉडी का, और हार्ट और लंग्स के बीच में किस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है उसका एक ओवरव्यू है। अब यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स से और टिश्यूज में यानी कि एल्वियोलाई से टिश्यू में किस प्रकार किया जाता है। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन आई, अब इनहेल्ड एयर में जो ऑक्सीजन आ रही है वो एटमॉस्फेयर से आ रही है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mm ऑफ Hg। ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे एल्वियोलाइज तक आते आते ये पार्शियल प्रेशर हो जाता है 104। तो यानी कि एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 104 mm ऑफ Hg। अब एल्वियोलाइज क्या करेंगी, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन को दे देंगी ब्लड को। रीजन बीइंग क्या है कि जब पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से एल्वियोलाई के पास ब्लड लेके जा रही है तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ जो ब्लड फ्लो होगा उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी, और ब्लड में डिफ्यूज करते ही ब्लड कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की।
डिफ्यूजन के बाद किस प्रकार से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये 3% जो ऑक्सीजन है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होके और चला जाता है टिश्यूज या सेल के पास। 3% डिसॉल्व होके सेल या टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब 97 यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन को किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आरबीसीज हैं। यहाँ पे आरबीसी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भी आरबीसीज काम आएंगी। तो यहाँ पे आरबीसीज हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। आरबीसी में क्या भरा हुआ है? हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर करेगा आरबीसीज में और आरबीसी में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करेंगे क्योंकि इनकी एफिनिटी है आपस में बाइंड करने की। अब यहाँ पे बाइंडिंग के लिए जो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं वो क्या है? जो फैक्टर यहाँ पे जिम्मेदार है दैट इज द पार्शियल प्रेशर। जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड हो रहे हैं उस वक्त ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। जैसे ही पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे बाइंडिंग होगी, यहाँ पे दोनों का एसोसिएशन होगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना ये शो करता है कि दोनों के बीच में एसोसिएशन हो रहा है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया, लाने वाली पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन से हार्ट के पास आ गया, हार्ट इसको एओर्टा को देगा, एओर्टा इसको बॉडी या टिश्यूज के पास सेंड करेगी। अब यहाँ पे जब हार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब ये बॉडी टिश्यूज या सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट होता है। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रिवर्सिबल है, बनना और टूटना इसका काम है। यानी कि ये अनस्टेबल है या टेम्परेरी है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हुआ है, ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हुआ है, ये हीमोग्लोबिन तो ब्लड में पास ऑन हो जाएगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन चला जाएगा टिश्यूज या सेल में और इसका परसेंटेज है 97%। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोलाई या लंग्स से टिश्यूज में हो गया। परसेंटेज 3% और 97%। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 97% और 3% ट्रांसपोर्टेशन यानी कि 100% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। ये तो हुआ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। अब बची कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 मीडियम है, यानी कि 3 अलग अलग तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, पहले तो Hb+O2 HbO2 बनाता है जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, HbO2 टूट के फिर क्या बना लेता है, Hb+O2, यानी कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने का रीजन है कि सेल्स ने रिलीज कर दी है कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है क्योंकि सेल ने यूज किया था ऑक्सीजन अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन में। तो ऑक्सीजन यूज होते ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो प्रेजेंट है, दिस काइंड ऑफ ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। अब यहाँ पे
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल्स से रिलीज हुई है, ये 3% कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट 3%, 7% कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द 7% कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चली गई, एल्वियोलाई में चली गई। अब यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट और भी बचा है, उस अमाउंट का क्या होगा? तो हमने डिस्कस किया था कि 23% आरबीसी की मदद से हीमोग्लोबिन की सहायता से ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझें। तो यहाँ पे जो 23% है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से। 23% किससे बाइंड करेगी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है? आरबीसी में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो कॉम्प्लेक्स बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया HbCO2। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बना, आरबीसी के अंदर बना। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट के पास ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पे हार्ट के पास जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो हार्ट इसको लंग्स के पास दोबारा भेजेगा। अब इसी दौरान क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है, ये भी डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ये भी टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बनता है, टूटता है। तो यहाँ पे तो बन गया। जैसे 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 हार्ट इसको लंग्स को देगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएशन में क्या होगा, HbCO2 यहाँ पे डिसोसिएट होके फिर से Hb और CO2 का फॉर्मेशन करेगी। तो यानी कि यहाँ पे ये डिसोसिएट हो गया, मान लीजिए HbCO2 डिसोसिएट होके Hb और CO2 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे ये जो आरबीसी डिसोसिएट कर रही है, यानी कि CO2 को अलग कर रही है, तो ये CO2 डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई में चला जाएगा। यानी कि 23% CO2 किसकी सहायता से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आरबीसी की सहायता से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 23 ये हो गया, बाकी 7% नॉर्मली प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चला गया, 30% कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ 70%, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हमने पढ़ा था कि वो बाइकार्बोनेट की सहायता से ट्रांसपोर्ट होगा। तो बाइकार्बोनेट की सहायता से जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो आरबीसी में ही रिएक्शंस होते हैं, आरबीसी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उन एंजाइम्स की सहायता से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यू से रिलीज हुई है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3 का फॉर्मेशन करती है, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है इसकी हम डिटेलिंग आगे करेंगे जब हम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल ओवरव्यू है, तो इतना सा समझे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करता है। आरबीसी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको एसोसिएट करवाते हैं, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जो है H2CO3 ये डिसोसिएट हो गया। यहाँ तक आते आते सारी चीज़ें डिसोसिएट हो जाती हैं। डिसोसिएशन में यहाँ पे H पॉजिटिव आयन अलग हो गए एंड HCO3 नेगेटिव प्लाज्मा में आ गया, क्योंकि ये आरबीसी है और आरबीसी के बाहर वाला जो पार्ट है दैट इज प्लाज्मा। अब ये जो 70% है ये किस में बदल गया, HCO3 नेगेटिव, यानी कि बाइकार्बोनेट में बदल गया। और ये जो बाइकार्बोनेट फॉर्म है ये 70% है और 70% CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में प्लाज्मा की सहायता से ट्रांसपोर्ट होती है। इस रिएक्शन की जो डिटेलिंग है वो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में की जाएगी कि यहाँ पे H पॉजिटिव कहाँ गया, उस H पॉजिटिव ने क्या किया, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है वो एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करता है, यानी कि pH को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे किस तरीके से ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका एक ओवरव्यू है। यहाँ पे CO2 को हमने देखा टिश्यू से एल्वियोलाई में गई, बट ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू में आया। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली मदद की आरबीसी ने और प्लाज्मा ने। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है ट्रांसपोर्टेशन।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो ओवरव्यू में हम पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा से 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन डिजॉल्व एंड मूव टुवर्ड्स द टिश्यू, यानी कि प्लाज्मा में डिजॉल्व होके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जा रही है और टिश्यू में पहुंच रही है। अब हीमोग्लोबिन से कितना होता है? हीमोग्लोबिन से 97% होता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे किस तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स काम करता है या कैसे बनता है? जब हम हीमोग्लोबिन वर्ड को टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो इससे हमें दो शब्द मिलते हैं, वन इज हीमी एंड अनदर इज ग्लोबिन। वी कैन कॉल इट हीमी और हीम बोथ, हम इसको दोनों चीजों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज हीमी? हीमी इज द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का वो पार्ट जो आयरन कंटेन कर रहा है और इसी कारण से हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो रेड कलर का है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आयरन कंटेनिंग रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन के साथ ग्लोबिन वर्ड आ रहा है वो एक टाइप का प्रोटीन है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जब हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 आयरन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये 4 आयरन एटम्स 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ के 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये वाला ऑक्सीजन, इस वाले एटम के साथ ये वाला ऑक्सीजन, इस वाले के साथ ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इन टोटल एक हीमोग्लोबिन ने 4 मैक्सिमम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन किया है। और ये जो पूंछ जैसा दिख रहा है दैट इज द ग्लोबिन प्रोटीन। ये पूंछ जैसा क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। सो हियर ईच एचबी मॉलिक्यूल्स, यानी कि हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। वो ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन ले जा सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हमें वैल्यूज़ निकालनी है कि कितना ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि इस चीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है 100 ml ब्लड से ही। तो 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। 1 ग्राम कितने का करता है? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो 15 ग्राम कितने का करेगा? तो 15 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी। सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई 15 विद 1.34, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 ml या फिर 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 19.4, अगर अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 20 ml, यानी कि 100 ml ऑफ ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। बट कंडीशन किस किस तरीके से वेरी करती हैं? कंडक्टिंग साइकिल में जब हमने एक साइकिल बना के देखा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उस कंडक्टिंग साइकिल में हमें ये पता चला कि जो ब्लड है वो 25% ऑक्सीजन देता है टिश्यूज को। ब्लड गिव्स इट्स 25% ऑक्सीजन टू द टिश्यू, यानी कि every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen. Very important. 100 ml of blood जो है वो 5 ml of oxygen provide करता है tissues को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि अंडर नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो 105 ml,
यानी कि अगर 25 का परसेंटेज निकालें, 25 का अगर हम परसेंटेज निकालें, 20 का सॉरी परसेंटेज निकालें तो क्या आएगा 5 ml। अब यहाँ पे एवरी 100 ml यानी कि 100 ml ऑफ ब्लड कब बढ़ जाती है ये डिलीवरी की जो कंडीशन, यानी कि टिश्यूज में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है ये कंडीशन कब बदल जाती है, जब कोई विगरस एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज ये जो अमाउंट है, ये जो ml ऑफ ऑक्सीजन है ये वेरी करता है और 5 से हो जाता है 15 ml। So every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 15 ml or 75% tissues during the exercise. Binding of O2 with hemoglobin is primarily related with the partial pressure, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंड होना ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे निर्भर करता है। जो अदर फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी या एसोसिएशन के लिए जिम्मेदार हैं वो हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए एंड टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो पीएच ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करता है तो वो कॉम्प्लेक्स हम पढ़ चुके हैं। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वहीं जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तो कॉम्प्लेक्स बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। द कॉम्प्लेक्स इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये दोनों ही रिवर्सिबल रिएक्शंस है, यानी कि ये दोनों ही अनस्टेबल रिएक्शंस हैं। अब यहां पे अगर एक और गैस की बात करें, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की 200 to 300 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है तो यहाँ पे ये जो ब्लड है उसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा तो पर्सन को डिजीनेस, अनकंफर्टनेस फील होगा और कई बार डेथ भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कब रिलीज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज होता है जब फॉसिल फ्यूल्स का या वुड का जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि वो ढंग से उनका कंबशन जब नहीं हुआ है तब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। फॉसिल फ्यूल्स में, ऑटोमोबाइल्स में भी फॉसिल फ्यूल के कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। दिस इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और वहीं जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है O3 से तो बनता है मिथेमोग्लोबिन। दिस मिथेमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ बनने वाले स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है।